अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाफिज़ इंग्लिश अकेडमी की तरफ से पेश किया जा रहा है एक वंडरफुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जो कि सिर्फ 16 दिन में कंप्लीट होने वाला है। मुकम्मल टेस्ट्स होंगे और उसमें कम्प्लीटली तौर पर आपको एक्सरसाइज मिलेगी, बहुत शानदार और वंडरफुल मेथड के साथ। अभी आप देखने जा रहे हैं, कोई यकीनन आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये फ़ायदा तब होगा जब आप वीडियो को मुकम्मल सुन लेते हैं, लेक्चर को देख लेते हैं और उसके बाद जो आपको तरीके स्पेशलाइज़ बताए जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, वो उनको आप अपनाते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में कम से कम टेंसेस ना आने वाली। जो टेंशन और प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यकीनन ये 16 दिनों में हमारा जो कोर्स है कंप्लीट होने वाला है। सवाल यह है कि इस सबक में क्या क्या है। दोस्तों, इसमें बेसिक इंग्लिश है, आप सीख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स से आप जाते हुए हम इसी तरह यह है कि लेटर्स की तकसीम के बाद लेटर्स के फ़वाइद, इनको हम दो हिस्सों में क्यों तकसीम करते हैं, उसके बाद वावल्स और कंसोनेंट, इससे होते हुए आगे हम जब जाएंगे तो वर्ड्स और सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस, और इस किस्म की जो कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस उनमें से हर एक की अलग-अलग डेफिनेशन आज के लेक्चर में हम देखेंगे और आगे चलते चले जाएंगे और इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदा उठाते चले जाएंगे। और यहाँ पर ये बात भी आप ज़रूर ज़हन में रखें कि आपने हर पहले सबक को उसके दूसरे से पहले सुनना है। तो अभी आज से ही आप तरतीब से सुने तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर से अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो फिर आपके लिए कैपिटल लेटर्स भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अभी आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, जिस तरह कैपिटल लेटर्स को पढ़ा जाता है उसी तरह ही स्मॉल लेटर्स को पढ़ा जाता है। यहाँ पर कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। ओके, तो जिस तरह इन कैपिटल लेटर्स को पढ़ेंगे उसी तरह ही हम स्मॉल लेटर्स को पढ़ेंगे। सिर्फ लिखने के अंदर फ़र्क है। ये कैपिटल लेटर यानी बड़े हरूफ और ये छोटे हरूफ हैं, किस तरह होते हैं ये आपने देख लिए। तो चलते हैं आगे। होता है क्या, आगे हैं हमारे पास कैपिटल लेटर्स बड़े हरूफ, यानी यहाँ पर आपको पढ़ने का तरीका बताया गया है, उर्दू में प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप देख के आप पढ़ सकते हैं ABC। जिस तरह आपको उर्दू आप उर्दू में देख रहे होंगे, यहाँ पर A है और उसके बाद B है, इसके बाद C है, D है, EFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। तो इस तरह ये हमारे कैपिटल लेटर्स ख़त्म होते हैं। आप इनका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, उर्दू में लिखो, बहुत ही ज़बरदस्त वंडरफुल है। तो आगे चलिए, आगे हैं हमारे पास आवाज़ें हैं। ये के ABC की जो आवाज़ें हैं इनको यकीनन दोस्तों अगर आज का आप ये लेक्चर सुन लेते हैं तो मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि आप शुरू में आपकी जो रीडिंग पावर के एतबार से जो आपकी गलतियां हैं ना, रीडिंग पावर के एतबार से आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनका सॉल्यूशन ओनली दिस वन वीडियो फॉर यू। ओके, तो अब इसका जो तलफ़ुज़ है वो क्या है, ये एक किस तरह की आवाज़ देता है दोस्तों। ये अलिफ की आवाज़ देता है, बी बॉ की आवाज़ देता है, सी सीन की आवाज़ देता है, डी डाल और दाल की, ई की आवाज़ देता है जिस तरह आपके सामने लिखा मौजूद है, एफ फॉ की आवाज़ देता है, जी जीम की, एच हा और हा की आवाज़ देता है, आई हमज़ा ज़ेरी की आवाज़ देता है, एल लाम की, मीम। ओके, आप देख रहे हैं ना। इस तरह तरतीब से आगे चलते जाएं और इसी तरह आगे एन है, एन किसकी आवाज़ देता है, नून की आवाज़ देता है, ओ वाओ मजूल की आवाज़ देता है, पी पे की आवाज़ देता है, क्यू खौफ की, आर की इट्स मीन रा की आवाज़ देता है, एस ये ता और सीन की, टी टा और ता की, और उसके बाद यू है हमारे पास, यू जो है ये की आवाज़ देता है। ओके, उसके वी वाव की, डब्ल्यू बी वाव की, एक्स ये जो है गाफ ज़ा की, ये किस तरह गाफ ज़ा की यानी आवाज़ देता है ये आपको बताया जाएगा आगे एग्जांपल में। आगे वाह है, वाह भी या के आवाज़ देता है, जेड है ये ज़ा की, दाल की, और दाल के आवाज़ देता है जे जिम की, और के जो है ये काफ की आवाज़ देता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ मुरक्कबात हैं। वैसे मेरा एक सवाल है, आप अपने माइंड में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, सोचिएगा थोड़ा। हमारे पास यहाँ पर है शीन,
तो शीन में कोई लेटर है हमारे पास कोई ऐसा जो यानी कि हमें हम उर्दू में शीन लिखें तो इंग्लिश को कोई, जैसे हमने कहा कि काफ जो ये के बाद देता है, इस तरह की बातें हमने की, शीन का है कोई नहीं है। तो फिर किस तरह होगा, जब एस एच को मिलाते हैं तो फिर शीन बन जाता है, सी एच को मिलाते हैं कॉफ बन जाता है, के एच को मिलाता है खौ बन जाता है, जी एच को मिलाते हैं गौन बन जाता है, आ डबल ए डबल ए बन आ अलमदा बन जाता है, आय बन जाता है, ए ई को अगर हम रख देते हैं, अगर हमने मील लेना हो किसका, वो मारूफ को मील लेना हो तो फिर हम लिखते हैं डबल ओ को, और इसी तरह हमने ई का मीन लेना हो तो ई ए को भी देते हैं, यानी ई मारूफ का मीन देना हो और डबल ई का भी लेते हैं। और इसी तरह आगे लास्ट पे ये हमारे पास ये 3 हरकत हैं, इनको बहुत तवज्जो से सुने, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ इस ए के मुतालिक। सही है, ये ए क्या चीज़ है मेरे दोस्तों, ये ए जो है ये अलिफ की आवाज़ भी देता है, ये ज़बर की आवाज़ भी देता है, ये हमज़ा ज़बरा की आवाज़ भी देता है, ये हमज़ा ज़बरा का काम भी करता है। तो अब बस मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पर जो है ये अलिफ का काम कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो अब यहाँ पर ये ज़बर का काम भी दे रहा है और अलिफ का काम भी दे रहा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान हम लिखते हैं ना, पाकिस्तान लिखते हैं तो पाकिस्तान पी के आगे क्या होता है, अलिफ आता है उर्दू में, तो हम यहाँ पर उर्दू में क्या कर दे, पी ए के पी ए, फिर ए लिख देते हैं, तो ए ज़बर का काम भी करता है, अलिफ का काम भी करता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये ए जो है यानी वो तो हो गई पाकिस्तान, यानी वहाँ पर अलिफ की आवाज़ दे रहा है, आप यूँ कर ले ज़बर की आवाज़ भी वहाँ पर दे रहा है। और हमज़ा ज़बरा की आवाज़ कैसे देता है, हमज़ा ज़बरा की आवाज़ अब आप देख लें। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ अबूज़र लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, अबूज़र लिखता हूँ, अबू बकर लिखता हूँ, इस तरह को नेम लिखता हूँ। जब मैं नेम लिखता हूँ तो नेम लिखते हुए ये किसके आवाज़ दे रहा होता है, हमज़ा ज़बरा की आवाज़ देगा। कैसे अबूज़र लिखा जाता है, शुरू में हमज़ा आता है, अलिफ की तरह लिखा जाता है, उसके ऊपर ज़बर है, तो इसी तरह ये भी काम देगा। शुरू में ए लिखेंगे, ए हमज़ा ज़बर ए, इसकी आवाज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे चलें, इसी तरह आय है, तो जिस तरह ए जो है ये हमज़ा ज़बरा और ज़बर की आवाज़ दे रहा था, इसी तरह आय ये हमज़ा ज़ेर ई और सिर्फ ई की आवाज़ देता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ सिर्फ ज़ेर की आवाज़, सिर्फ ज़ेर की आवाज़, जो कि ये जो निशान लगा हुआ है छोटा सा, इसके नीचे से फिर ये ज़ेर लगी हुई है। तो अब ये कैसे बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ किताब, अब उर्दू का वर्ड है, ये हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं किताब, के आई टी लिखेंगे, के आई। अब के के बाद ये जो आई आ रहा है, ये के नीचे ज़बर देने के लिए आ रहा है, जो उर्दू में हमारा यानी तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन है, ये उसको सही राइट करने के लिए हम के आगे आई लगाते हैं, तो के नीचे गोया के कसरा आ जाता है। आगे हमज़ा ज़ेर ई, ओके, हमज़ा ज़ेर ई ये कैसे होता है, ये हमज़ा ज़ेर ई ये किस तरह लिखा जाता है, तो इसकी एग्जांपल अब बिल्कुल सादा से इल्म ले लें। तो अब ये हमज़ा ज़ेर ई जिस तरह हमज़ा का आवाज़ देता है, इस तरह आइन के बाद आवाज़ भी देता है। इस तरह ए जो है आप ए से अबूज़र भी लिख सकते हैं, अली भी ले लें, आप अली लिखते हैं एलाई, अली लिखते हैं आप, तो शुरू में यहाँ पर जो है ए आइन ज़बरा की आवाज़ देता है। तो इसी तरह आई की मिसाल जो आप देख लें किस में, हमज़ा ज़ेर ई, आप इल्म लिखें, जब आप इल्म लिखते हैं तो आप शुरू में क्या लिखेंगे, वहाँ पर आइन लिखते हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ आई लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे, इल्म कंप्लीट हो जाएगा। जब आप यू पे आ जाएं, यू ये हमज़ा पेश यू की आवाज़ भी देता है और सिर्फ पेश की आवाज़ भी देता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं उलमा, जब आप उलमा लिखते हैं तो शुरू में आप क्या करते हैं, आइन, उलमा लिखते हैं, आइन है, आइन के ऊपर पेश है। तो जब आप इंग्लिश में आते हैं तो आपको शुरू में सिर्फ यू लिखना होगा, उलमा खुद बन जाएगा, उलमा यानी आइन भी हो जाएगा, पेश भी हो जाएगा। और अगर बात करें हम सिर्फ पेश की, तो हम लिखते हैं मुस्लिम, MUS, सही है। मीम के ऊपर पेश को देने के लिए हम शुरू में यू लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों ये तमाम का तमाम आपका जो कन्फ्यूज़न सिस्टम है वो सब का सब फिनिश होता जा रहा है। बस आप इन बातों को समझ लें कि ज़बर कैसे लगानी है, ज़ेर कैसे लगानी है, पेश कैसे लगानी है, इन बातों को समझते हो आप अपने अल्फाज को जोड़ते जाएँ। बाकी तो सारी सीधी सी बातें हैं भाई, ऐसे शीन की आवाज़ देता है, सीज काफ की आवाज़ देता है, के खा की आवाज़ देता है। इस तरह आप बातें जब जोड़ते जाएंगे तो तमाम जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा, लास्ट पे आपके लिए 2 एग्जांपल दिए
दिए गए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, एक शॉपिंग और एक केमिस्ट्री। बस ये देखना है कि शुरू में अब शॉपिंग हम कहते हैं भाई शीन के बाद कहाँ से एस एच से आ रही है, तो शुरू में ऐसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये रहा। और अगली बात केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री, अब सी एच ये चीम की आवाज़ भी देता है, याद रखें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये सी एच किसकी आवाज़ देता है, चीम की आवाज़ भी देता है और काफ की आवाज़ भी देता है। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बल्कि हमने क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, कीप इन माइंड। आगे चलें, आगे हमारे पास कुछ मुरक्कबात हैं, बिलीव कीजिए बहुत वंडरफुल मुरक्कबात हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप देखते डी एच फॉर एग्जांपल हम अब जब हम उर्दू लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, या इस तरह के इंग्लिश में काफ़ी वर्ड्स हैं आपके सामने आ सकते हैं एग्जांपल जैसे, यानी जो रियल इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है वो दाल है धे से शुरू। फॉर एग्जांपल मैं आप फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, आजकल हमारे यहाँ ये बहुत ही एक वंडरफुल वर्ड हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है, धांधली यूज़ किया जाता है। अगर आप धांधली को धांधली ही लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, तो आप शुरू में क्या करेंगे भाई, डी एच लिखेंगे, धे की आवाज़ बन जाएगी। इस तरह आप छः लिखना चाहते हैं तो सी डबल एच लिख लेंगे, और इस तरह आप झे लिखना चाहते हैं तो आप शुरू में क्या लिखेंगे भाई, जेज लिखेंगे। ठे लिखना चाहते हैं तो फिर आप टी एच लिखेंगे, टी एच इसी तरह थे की आवाज़ भी देता है, ठे की आवाज़ भी देता है, और ये दोनों आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, थे भी है ठे भी है, दोनों मौजूद हैं। आगे चले फे की तरफ, पी एच फे, सही है। और इसी तरह भे है, सही है, भेड़ लिखना चाहते हैं और तो भाड़ लिखना चाहते हैं, बी एच से लिख लिया जाता है। इसी तरह आप किसी को नहीं कहते हैं तो नहीं कह सकेंगे भाई, एन एच लिखते हैं तो नहीं बन जाता है। आगे यानी अल्फाज होते हैं वो और है, यहाँ पर सिर्फ ये मुरक्कबात दिए गए हैं। आगे मैं है ये इसको कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल आप महीना लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, एम ए से शुरू होगा। इसी तरह आप ये एल एच है, एल ले, अब किसी वर्ड के शुरू में एल एच आ रहा हो, यानी ले आ रहा हो, एल है ले आ रहा हो, ये है हो या दूसरा कोई भी ये हो, तो आप शुरू में एल एच लिख सकते हैं। और इसी तरह रे है, रहना आप लिखना चाहते हैं आर एच आएगा। और इसी तरह घास आप लिखना चाहते हैं, घे है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप जी ए लगाएंगे। इसी तरह के एच ओ खा की आवाज़ भी देते, खे की आवाज़ भी देते। ओके, ढाल ढोल आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लेंगे डी एच शुरू में, तो आगे जो अल्फाज आपके हैं वो आप लगा देंगे, आपकी बात बन जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से अल्फाज कौन सी आवाज़ दे रहे हैं, किस तरह के अल्फाज किस तरह से हम रिसीव करेंगे इंग्लिश लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। बहुत कमाल हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो आइए चलते हैं, तो क्या फ़ायदा है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के। जब हमने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पढ़ लिए हैं हमने, तो अब फ़ायदा क्या है, बस देखते हैं फ़ायदा। बहुत स्पीड के साथ जा रहा हूँ तो बस आप तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे है हमारे पास अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। याद रखिएगा, रूल कीप इन योर माइंड, अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा, कोई रट्टा नहीं लगाना, एक दफ़ा सुन के समझिएगा। और जो एग्जांपल है आपके सामने यहाँ पर दी गई है, बस इस एग्जांपल को जहन में रखिएगा, कोई रट्टे की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, जहन में रख के सबको याद कर लीजिएगा। तो क्या है, अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। कैपिटल और स्मॉल लेटर का फ़र्क यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी फ़ायदा क्या है इनका, तो ये फ़ायदा है कि क्या कब कैपिटल यूज़ होता है, कब स्मॉल यूज़ होता है। फ़र्क तो सिर्फ लिखने में है ना, बोलने में तो नहीं है ना। तो आगे चले, अच्छा क्या है एग्जांपल हमारे पास, दिस इज़ ए बुक, ये एक किताब। अब आप देख लें, दिस इज़ अ बुक, ये हमारा मुकम्मल तौर पर ये जो है ये हमारा सेंटेंस है। दिस इज़ अ बुक, ये हमारा मुकम्मल तौर पर क्या है भाई, ये है हमारा सेंटेंस मुकम्मल तौर पर। तो जब ये हमारा सेंटेंस है तो शुरू में ये जो टी आया है ये बड़ा है, क्यों, इसलिए टी बड़ा है कि ये जुमले का जो पहला लफ्ज़ है, जुमले के पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ है, तो इसलिए ये बड़ा होगा। तो आगे चलिए, आगे हमारे पास अंग्रेज़ी नज़म पोएम के, यानी पोएम इसमें नज़म के हर मिसरे का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। आपके पास अगर कोई नज़म है इंग्लिश की, तो उसका जो पहला उसके मिसरे का जो पहला हर्फ होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। 2 रूल हो गए। अगर चलिए किसी भी ख़ास चीज़ का उनको मार्फा वगैरह पहला, तो वो भी हमेशा कैपिटल में होता है, जैसे मौलाना कासिम नानोतवी। तो अब ये हो गया, ये एक नेम है, ये ख़ास नेम है, तो इसका जो शुरू वाला लेटर है वो बड़ा आ गया, मौलाना कासिम देन नानोतवी। तो आगे चलिए, नंबर 4 पे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म मुख्तसरात के तमाम हरफों को कैपिटल में लिखा जाता है। DU को दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा जाता है, और इसी तरह PTI को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PTI लिखा जाता है। जी हाँ, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम को JUI लिखा जाता है। इस तरह की और भी पार्टीज़ आपके सामने मौजूद होंगी, आप उनकी शॉर्ट फॉर्म्स को इस तरह लिख जाते हैं, यानी किस तरह कैपिटल में लिखेंगे। ओके, जिस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी को, अब DU ये 2 हर्फ हैं, दोनों को कैपिटल में लिखा है। नंबर 5 पे हमारे पास है, जब मैं के माना में इस्तेमाल हो तो ख़ास शुरू में या बीच में हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ओके, बात समझ में आ गई ना। आए हो जब भी आ जाए मैं के माना में हो तो शुरू में है, बीच में, जहाँ भी आ जाए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल में लिखा जाएगा भाई, बड़ा ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल आई गो भी है, डोंट आई गो भी है। अब आई गो यहाँ पर ये जो है आई गो ये शुरू में आई है, यहाँ पर इसमें क्या है, आई जो है शुरू में है और यहाँ पर जो है आई दरमियान में है। अभी आप देख सकते हैं एक जगह पे दरमियान में, एक जगह पे शुरू में, दोनों जगह पे मैं है, तो शुरू में तो शुरू में भी दरमियान में भी इसको बड़ा लिखा गया, कैपिटल में लिखा गया है। बस लास्ट वाली बात बड़ी मज़े की है, इसके अलावा बाकी तमाम स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। दोस्तों बस 5 रूल याद करने हैं, बाकी कह देना है कि बाकी हर जगह पे हमने स्मॉल लेटर्स को यूज़ करना है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ गई है, तो चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है वो देखते हैं ज़रा क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हुरूफ ABC की 2 किस्में समझ तो आ रही है ना, परेशान तो नहीं हो रहे, तवज्जो करें, अगर कहीं शोर है तो वीडियो को रोक दें एक दफ़ा, थोड़ा सा इजी हो जाए, बाद में सुने, बहुत कीमती सबक है, ज़ाया ना हो जाए। तो चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपने सबक को। वावल्स हुरूफ इल्लत। ओके, हुरूफ ABC की 2 किस्में, पहले 2 किस्में कौन सी पढ़ी, कुछ याद है? थोड़ा माइंड पे थोड़ा सा चेक कीजिएगा, कौन सी किस्में, या 2 किस्में थी, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। अब दूसरी तकसीम की तरफ जा रहे हैं, दूसरी दफ़ा डिवाइड करते हैं, और ये तकसीम कौन सी है भाई, ये तकसीम कौन सी है, ज़रा सा आँख खोलिए भाई। 2 किस्में हैं, नंबर 1 वावल्स और नंबर 2 कंसोनेंट्स, ठीक है। वावल किसे कहते हैं, वावल हुरूफ इल्लत को कहते हैं, और कंसोनेंट किसे कहते हैं, हुरूफ सही को कहते हैं। अगर आपको हो सकता है सवाल समझ ना आ रहे हों, वैसे हैं तो वाज़ेह, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, CONSON NTS कंसोनेंट्स एंड VOWELS वावल्स एंड कंसोनेंट्स। ओके, बात होगी क्लियर। बस ये वो कौन से हैं, वो वावल्स कौन से हैं, कंसोनेंट कौन से, एक लाइन में सारी बात क्लियर। वावल सिर्फ 5 हैं, AEIOU, बाकी बात क्लियर हो गई, बाकी सारे कंसोनेंट्स हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। वावल्स आपने ज़रूर याद करने हैं, इनके पढ़ने का फ़ायदा क्या है देखेंगे आगे होता है इनके साथ क्या क्या। तो आइए आगे चलते हैं भाई। बस कंग्रेचुलेशन, लेटर की बात हो गई ख़त्म। स्मॉल लेटर वावल लेटर हमने पढ़ लिए हैं, और सॉरी वावल्स और कंसोनेंट हमने पढ़ लिए हैं, और इससे पहले हमने कैपिटल और स्मॉल पढ़ लिए, इनके फ़ायदे पढ़ लिए, पढ़ने के क्या फ़ायदा होता है। तो आगे अब आ गए हम लफ्ज़ में, सही है, पहले लेटर पढ़ा, अब लफ्ज़ में आ गया। लफ्ज़ किसे कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है यहाँ पर। डेफिनेशन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बताया जा रहा है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन में तारीफ़ होता है, तो ये तारीफ़ है। हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। दोस्तों बस यही बात है, यही मुश्किल है कि जब कुछ हरूफ जमा होते हैं ना, वो लफ्ज़ बन जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये लिखा हुआ है गुड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गुड लिखा हुआ, GOOD गुड। आपको पता है गुड किसे कहते हैं, गुड अच्छे को कहते हैं, शाबाश होते हैं गुड। ओके, तो यहाँ पर इस गुड को एक एक लेटर करके देखते हैं, GOO एंड देन D। अब ये 4 हरूफ इंडिकेट किए गए हैं, आप देख रहे हैं। तो G, अब G ये अलग लेटर है, O ये अलग लेटर है, और फिर O ये अलग लेटर है, और D ये अलग है। लेकिन जब हमने इन सब को जमा किया इस लफ्ज़ में, जब ये चारों इकट्ठे आ गए तो हम कहते हैं भाई ये लफ्ज़ है। भाई आप लफ्ज़ क्यों कहते हो, यहाँ पर तो ये अलग अलग आए हुए हैं, GOO, यहाँ पर अब लेटर की, यहाँ पर लफ्ज़ क्यों कहते हैं भाई, यहाँ पर लफ्ज़ हम इसलिए कहते हैं कि ये जो सारे अल्फाज हैं, ये क्या लेटर्स जो हैं ये जमा हो चुके हैं। ओके, इस तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है बुक। अब बुक ये जो आपके सामने मौजूद है, इसमें भी कुछ लेटर्स जमा हो गए, तो इसलिए हम इसको लफ्ज़ कहते हैं। और वो लेटर्स कौन से जमा हो गए, अभी आप देख सकते हैं, BOO एंड देन K। अब ये 4 जब जमा हुए तो बुक बन गया, इसको हमने लफ्ज़ का नाम दे दिया। डेफिनेशन एक दफ़ा देखिए, हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। बात हो गई क्लियर, चलते हैं आगे। होता है कि आगे हमारे पास सेंटेंस। ओके, सवाल, अच्छा लेटर भी हो गया, वर्ड भी हो गया, अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस जुमले को कहते हैं, डेफिनेशन के अल्फाज के मजमूए को जुमला कहते हैं। बस यही डेफिनेशन है, कंप्लीट हो गई। वही वर्ड की तरह है, वहाँ पर लेटर मिलके लफ्ज़ बन रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फाज मिलके जुमला बन रहा है। बस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, ये भी एक क्या है, लफ्ज़ है, ये भी एक लफ्ज़ है, ये भी एक लफ्ज़ है, ये भी एक लफ्ज़ है। लेकिन जब हम इन सब को इकट्ठा करते हैं, सो इट्स कॉल्ड सेंटेंस, तो फिर ये जुमला कहलाता है। ओके,
अब इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखी हुई है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये अच्छा लड़का है, इसमें दिस इज़ गुड बॉय, दिस गुड बॉय, ये अच्छा लड़का है। ओके, नीचे वाली एग्जांपल हमारे पास है, ये भी लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ है। अब ये चारों अलग-अलग, लेकिन जब ये सब मिल गए तो फिर हम इनका मीन करते हैं कि मेरी किताब है बाबा, ये किताब मेरी है। जब मैंने ये कहा तो इसका मतलब ये पूरा जुमला, ये सेंटेंस है, इसमें कुछ अल्फाज मिलके एक जुमले को शक्ल दे रहे हैं। आपको बात समझ आएंगे। लेटर किसे कहते हैं? ABCD को कहते हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? जब ABCD कुछ मिल जाए, जैसे बुक है, गुड है, और इसी तरह पे जुमला किसे कहते हैं? जैसे दिस इज अ गुड बॉय, इसमें कुछ लफ्ज़ मिल गया, ये जुमला बन गया। तो ये आगे है काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, जुमले की अक़साम। दोस्तों ये बहुत आम है, तवज्जो कीजिए, क्योंकि हम आगे जो टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं ना, उनमें हर टेंस में ये 4 किस्में तो आएँगी, हम बच ही नहीं सकते इनसे। और ये कमाल हैं, जब आ जाएँ तो फिर हमसे कोई नहीं बच सकता। इट्स मीन कि हमसे कोई जीत नहीं सकता है। तो वही ये 4 किस्में किस तरह हैं, तो बस थोड़ी तवज्जो कीजिए कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, जुमले की 4 किस्में हैं हमारे पास। वो कौन सी हैं? नंबर 1, मुस्बत जुमला, इसको अफर्मेटिव कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव कहते हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बात बताता चलूँ, इसको सिर्फ अफर्मेटिव नहीं कहते, इसको असर्टिव भी कहते हैं, असर्टिव, और इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। इसके 2 नाम और भी हैं, यानी इसी को अफर्मेटिव कहते हैं मुस्बत जुमले को, और इसी को असर्टिव कहते हैं, और इसी को पॉजिटिव कहते हैं। ये 3 मीन है। अब उर्दू में इसे क्या कहते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन असल क्या है? यहाँ पर सिर्फ नेम दिया गया है, चलो मैं आपको इसकी डेफिनेशन अभी बता देता हूँ। वो सादा मुस्बत जुमला जिसमें सवाल, इनकार और तअज्जुब ना हो, वो अफर्मेटिव कहलाता है, मुस्बत जुमला कहलाता है। ये है मुस्बत जुमले का मतलब। बात समझ में आ गई? और एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, मैं जाता हूँ। अभी इसमें देखें, कोई सवाल है? नहीं है। कोई इनकार है? नहीं है ना, बताओ। और इसमें कोई तअज्जुब है? नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं आता हूँ, मैं पहुँचता हूँ, मैं सोता हूँ, इस तरह की बात है। तो आगे चलिए, दूसरे नंबर पे हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इनकारिया जुमला। बात समझ आइए ना, इनकारिया जुमला। अब इनकारिया जुमले में क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, इनकारिया जुमला में इनकार होता है। मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता हूँ, मैं क्या हूँ? नहीं जाता हूँ। बस इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन यही है कि इसमें इनकार होता है, जैसे इनकारिया, इनकार, इनकारिया। बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। तो आगे चलिए नंबर 3 पे, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला क्या है भाई? इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला, यानी सवाल है। बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, किसी डेफिनेशन की, किसी तफसील की ज़रूरत, डिटेल की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं जाता हूँ? शुरू में मैंने क्या कहा था? मैं जाता हूँ, ये मुस्बत जुमला है। नेगेटिव क्या है? मैं नहीं जाता हूँ। और फिर सवालिया क्या है? इंट्रोगेटिव क्या है? क्या मैं जाता हूँ, यानी सवाल करना है ना, क्या मैं जाता हूँ, ये सवाल है। और लास्ट पे हमारे पास है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है भाई? सवाल है, इनकार। जी हाँ, सवाल तो होता है, लेकिन इनकार से होता है। मैं आपसे कहता हूँ, ओ ब्रदर प्लीज लिसन टू माई अटेंशन, अटेंशन, डोंट सी एनीवेयर, ओके, सी टू योर मोबाइल, वॉच योर मोबाइल एंड सी द लेक्चर, लिसन द लेक्चर। मैं आपसे ये कहता हूँ भाई सबक सुनो। जब मैं ये कहता हूँ तो आप कहते हैं What happened? Do not listen? क्या मैं नहीं सुनता हूँ? क्या मैं नहीं सुनता हूँ? क्या मैं नहीं? अब ये सवाल है, लेकिन इनकार के साथ है, क्या मैं नहीं सुनता हूँ? क्या मैं नहीं खाता हूँ? क्या मैं नहीं पीता हूँ? इस तरह का सवाल अभी आपके ज़हन में आ गया होगा कि ये होता है सवाल इनकारिया जुमला। तो अब ये 4 किस्में हो गई कंप्लीट। इनमें से हर टेंस में ये चारों जुमले आएंगे और हर जुमले का अलग-अलग फार्मूला होगा। बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। आपके वहम गुमान में नहीं है जितने इसबाक ईजी होने वाले हैं। तो बहरहाल ये 4 किस्में आपको याद करनी होंगी। किस तरह आपको याद करनी होगी कि जुमले की 4 किस्में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इनके मीन क्या है और इनकी एग्जाम्पल क्या है, ये तो आपने याद कर ली होगा। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है, जहन में बिठाने की ज़रूरत है और तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस, जुमले के अज्जा। जुमले के अज्जा कौन कौन से हैं, तो बस ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये लिखो SUBJECT, रेड कलर में लिखा हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए, अल्लाह के बंदे ये क्या करते हो? इतना कुछ भी नहीं है, एक लाइन की बात है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं। ओके, नीचे आ जाएँ तो ये ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, ओके, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं। कंपोनेंट यानी कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस, जुमले के अज्जा में से ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। आप
इसको एक चीज़ ही फ़र्ज़ कर लें अभी, सही है। ये 2 चीज़ें हो गई और नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब है और इसकी जगह पे यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है और इसी तरह मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो इसको बहरहाल इनका जो मीन है उर्दू में वो इमदादी फ़ेल है। और यहाँ पर एक और वर्ब कहते हैं, फ़ेल को, काम को कहते हैं, सही है, जो काम हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ ये काम हो रहा है, आप सुन रहे हैं ये काम है, मोबाइल चला रहे हैं ये काम है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भई, काम हैं, ये वर्ब हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, अब मैं दोहरा रहा हूँ कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस जुमले के जाएँ, सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट है, उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इमदादी फ़ेल कहते हैं इनको इंग्लिश में और उर्दू में, और उसके बाद वर्ब है और लास्ट पे हमारे पास है बहुत बड़ा ईओपी, जिसका समझना बहुत ही हर इंसान के लिए बहुत आसान। ईओपी ये क्या बला होती है ईओपी, ये अभी हल करते हैं, तो साथ रहिए अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी के, सब कुछ आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखा, तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हमारे पास है, जुमला में काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं, बस बात तो यहाँ पर हो गई ख़त्म। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट्स मीन एग्जाम्पल मिसालें। तो आइए इस मिसाल नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पर जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, पहले ज़हन में इसको जगह दे दो। फिर देखो एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान मजीद पढ़। अब आप मुझे ज़रा बताएं कि इसमें फ़ाइल कौन है, इस उर्दू में, इंग्लिश में की तरफ ना जाएं अभी आप। तो मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, जुमला में काम करने वाले को, बस अब आप ये देख लें कि काम करने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, वो मैं है, तो इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट है। आगे है ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो अब वो स्कूल जाते, इसमें काम करने वाला कौन है, वो है, क्योंकि ये काम करने वाला है। बस बात हो गई क्लियर। जुमला में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल को इंग्लिश में ये वाला कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है मफ़ूल, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन मफ़ूल। डेफिनेशन, जुमला में जिस लफ्ज़ पर काम हो रहा हो वो मफ़ूल कहलाता है। बात तो क्लियर हो गई भाई, एक ही बात में एग्जाम्पल वही है, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान। सिर्फ आपको बताना है कि आप मफ़ूल है इस जुमले में कौन सी चीज़, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। देखें भाई, पढ़े जाने का काम हो रहा है, लेकिन सोचें ये किस चीज़ पर, किस किताब पर पढ़ा जा रहा है, कुरान मजीद पर पढ़ा जा रहा है। तो लिहाजा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लिहाजा ये हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। बस बिल्कुल बात हो गई वाज़ेह सी कि कुरान हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वो स्कूल जाता है, वो जाता है, अब जाने का काम तो हो रहा है, करने वाला वो है, लेकिन जा कहाँ रहा है, किस स्कूल पे जाने का काम, और भाई स्कूल पे ही वाक़ई तो हो रहा है, किस स्कूल की क्या बात है। तो जब स्कूल पे वाक़ई हो रहा है तो स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस अब बात क्लियर होगी, सब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट जुमले में काम करने वाले को कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं उसे, और जुमला में जिस लफ्ज़ पर काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम ये वाला ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बात हो गई यहाँ पे क्लियर। चलते हैं आगे। आगे देखें आप, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इमदादी फ़ेल है। दादी फ़ेल ये क्या चीज़ होती है, ये भी बड़ी अजीब चीज़ है। अच्छा, जिस वर्ब के ज़रिए वर्ब की मुख्तलिफ़ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बहुत आसान है, बस समझ लीजिए एक दफ़ा, इस वर्ब के ज़रिए वर्ब की मुख्तलिफ़ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, वही एग्ज़ाम्पल है, समझना है अब हेल्पिंग वर्ब को, अब नहीं समझना सब्जेक्ट को, अब नहीं समझना ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो तो हम पहले समझ चुके हैं, वो तो हमें समझ आ गई। अब हमने फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब पर कि क्या मतलब होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आपने जो है टेंसेस नहीं पढ़े, अगर आपने पढ़े हैं तो आपको समझ आ जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़े तो बस सब्र करें, मेरी बात सुने एक दफ़ा, आगे चलते हैं, सब कुछ सॉल्व होने वाला है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये है एम, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कहेंगे वो कैसे भाई, वो आपको तब पता चलेगा जब हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हम पहुँचने वाले हैं टेंस तक, तो आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, अब शुरू में ये कि एम है, ये एम मुझे बता रहा है, अगर आप पढ़े हुए आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए इस वर्ब के ज़रिए हमें वर्ब की मुख्तलिफ़ शक्लों इसकी भी पता चल रही है कि फोर्थ फॉर्म लगानी है कि
क्योंकि एम आया है, और ज़माने का भी पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो एम है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये मुतय्यन होते हैं, हर टेंस में मुतय्यन होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये ज़माना है। फॉर एग्जांपल एम है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर वाज वर है तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो इस तरह हमें पता चलता चला जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर में मैं आपको, चलो अभी मैं आपको देखें, अभी आप यहाँ पर देख लें, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पर जो है क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब डज है, ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता चल रहा है कि ये डज की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये जुमला, और ये जुमला जो है एम की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूस है। दोस्तों अभी देखें कितना फ़र्क आ गया है, तो यही चीज़ है, बस आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप ये जहन में रखने, सिर्फ डेफिनेशन जहन में रखें कि डेफिनेशन क्या है, जिस वर्ब के ज़रिए वर्ब की मुख्तलिफ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बात आ गई क्लियर, हो गई क्लियर या नहीं हुई। तो आगे चलते हैं, आगे आगे आप देख लें, वर्ब आ गया, फेल आ गया। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ योर लैंग्वेज एंड योर लर्निंग फॉर एवरी। ओके, जिस लफ्ज़ यानी वर्ड के ज़रिए किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा वर्ब होता है, वो हमारा यानी सब्जेक्ट के मुताल्लिक जो बात की जाती है, जिस लफ्ज़ के ज़रिए कुछ बताया जाता है सब्जेक्ट के मुताल्लिक, उसे हम क्या कह देते हैं, वर्ब कहते हैं। बस आइए देखते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कुरान मजीद पढ़ा हूँ, वही एग्जाम्पल, वही बोल रही हूँ ना, सिर्फ देखना है। अब फोकस करना है वर्ब पर। सब्जेक्ट को भी देख लिया, ऑब्जेक्ट को भी देख लिया, हेल्पिंग वर्ब को देख लिया, अब देखना है वर्ब को। ओके, क्या कहते हैं वर्ब। वर्ब क्या चीज़ होती है, जिस लफ्ज़ यानी वर्ड के ज़रिए किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। बस आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जुमला है, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, तो इस जुमले में हमारा वर्ब कौन सा है, हमारा वर्ब कौन सा है, हमारा वर्ब है पढ़ना। हमारा वर्ब भी आप देख सकते हैं कि जिस आदमी के, किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है। अब इस पढ़ने के ज़रिए इस मैं के बारे में कहा जा रहा है कि वो पढ़ रहा है, ये वो काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी बताई जा रही है इस वर्ब यानी पढ़ने के ज़रिए से। तो इसलिए हम कहते हैं भाई पढ़ना वर्ब है, और इसकी इंग्लिश रिसाइटिंग है। तो इस अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर वर्ब हमारे पास ये रिसाइटिंग, RECITING, रिसाइटिंग, ये है हमारे पास वर्ब। इसी तरह आगे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर हमारे पास है ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब इंग्लिश में देख लें तो ये गोज़ हमारे पास वर्ब है। ये क्यों वर्ब है, इसलिए कि ये गो ही के मुतल्लिक जाने की खबर दे रहा है कि वो जाता है, इसी तरह वो स्कूल जाता है। अगर आप उर्दू में देख लें तो उर्दू में हमारे पास जाता है, ये है हमारा वर्ब। और ये हमारा वर्ब क्यों है, कैसे है, इसलिए कि हमारे पास डेफिनेशन है। हमें पता है कि डेफिनेशन का मीन ये है, तो जब ये है डेफिनेशन ये है तो इसका वाज़ेह सा मतलब हो गया, तो फिर वो स्कूल जाता है। ये जाना जो है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है भाई, वर्ब है। तो अच्छा चलते हैं आगे। आगे हमारे पास प्रेडिकेट, बहुत वंडरफुल, दिस थिंग इज़ वेरी वंडरफुल रियली, प्लीज़ अटेंशन। फ़ाइल के बाद जुमले के बाकी अल्फाज, मसलन इमदादी फ़ेल, फ़ेल मफ़ूल वगैरह को प्रेडिकेट कहते हैं। याद रहे आपको ये चीज़ कि ये कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस में जिक्र नहीं की गई थी, इसलिए कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये उनमें से कुछ चीज़ों का मजमूआ है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस में से कुछ चीज़ों का मजमूआ फ़ेल के बाद। अभी आप देख सकते हैं जुमले के बाकी अल्फाज, मसलन इमदादी फ़ेल, फ़ेल मफ़ूल वगैरह को हम प्रेडिकेट के फ़ेल मफ़ूल फ़ेल, ओके, इमदादी फ़ेल, फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। बात आपको समझ आ गई है ना। तो आगे चलें। आगे हमारे पास क्या है भाई, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, फिर वही एग्जांपल है, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। अब इसमें प्रेडिकेट कौन सा है आपको पता है भाई, यस हाँ आपको पता है, आप सब कुछ पढ़ चुके। आई एम हेल्पिंग वर्ब है और रिसाइटिंग वर्ब है, होली कुरान ऑब्जेक्ट है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या है भाई, प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट। ही गोज़ टू स्कूल, ये स्कूल क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। बात हो गई क्लियर, और गोज़ भी, ये भी हमारा प्रेडिकेट में आएगा। बात हो गई क्लियर कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं, फ़ेल के बाद, फ़ाइल के बाद जुमले के बाकी अल्फाज, मसलन इमदादी फ़ेल, फ़ेल मफ़ूल वगैरह को प्रेडिकेट कहते हैं। ज़हन में बिठाइए, कीप इन योर माइंड प्लीज़। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है EOP,
बहुत ही वंडरफुल टॉक है ईओपी, बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट की ये शॉर्ट फॉर्म है ईओपी, ये लॉन्ग फॉर्म है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। सही, वो अल्फाज जो प्रेडिकेट में वसअत पैदा करते हैं, वाइट कलर में ये राइटिंग दी गई है, आप देख सकते हैं। वो अल्फाज जो प्रेडिकेट में वसअत पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईओपी कहते हैं। सही, आपको बात समझ में आ गई। अब प्रेडिकेट किससे कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं फाइल के बाद जो बाकी अल्फाज इस्तेमाल होने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उनके अंदर जो वसात पैदा करते हैं उसको हम ईओपी कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं, यानी प्रेडिकेट की वजाहत, एक्सटेंशन मीन वजाहत। सही हो गया। तो आगे चलिए, आगे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। उर्दू में यहाँ पर ट्रांसलेशन भी दी गई है कि हम ग्राउंड में खेल रहे थे। अब हमने इसमें दो चीज़ें देखी, नंबर एक प्रेडिकेट, नंबर दो ईओपी, और फिर ईओपी ने प्रेडिकेट की वजाहत कैसे की है ये भी ज़हन में रहे, ये भी हमने देखना है। ओके, तो यहाँ पर वी वर प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पर वर जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग वर्ब है और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसलिए इन तीन चीज़ों को उठा के हमने यहाँ पे इकट्ठा किया और हमने प्रेडिकेट का नाम दे दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेडिकेट इन तीन चार चीज़ों को कहते हैं। तो आगे चलिए, आगे है इन द ग्राउंड, इसको हमने नाम दिया है ईओपी का, आप देख रहे होंगे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट का। इसको क्यों नाम दिया दोस्तों, इसकी जो ट्रांसलेशन है ना, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन ये है कि हम फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन जब यहाँ तक बात हुई थी तो उस वक्त हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ खेल रहे थे, ये जो मुखातब था वो नहीं जानता था। फिर आगे हम कहते इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेल रहे थे। तो अब आपको पता चला होगा कि इस ईओपी ने प्रेडिकेट में कितनी वजाहत पैदा की है, कितनी वसअत पैदा की है, कि पहले वो सिर्फ बात बताई जा रही थी खेलने की, कि खेल रहे थे, ये पता नहीं था पार्क में खेल रहे थे, रोड पे खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे। उसने बताया कि भाई इन द ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको। तो ये है हमारा ईओपी, वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अगर आप इसमें कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस देख लें तो तब भी आपको बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एग्जांपल है, आप इसकी रिपीटेशन कर सकते हो मुकम्मल सबक की। हम ग्राउंड में खेल रहे थे, हम ग्राउंड में खेल रहे थे। अब बात समझ आ रही है ना आपको। सबसे पहले हम है, अब खेलने वाले लोग हम हैं, तो इसलिए हम ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जुमले में काम करने वाला। तो उसके बाद आप देख लें कि उसके बाद हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, ऑब्जेक्ट पढ़ा है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़ हो रहा हो, तो अब किस पर काम वाक़ हो रहा है, फुटबॉल पर वाक़ हो रहा है ना, तो इसलिए फुटबॉल हमारा क्या है, हमारा फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। दो चीज़ें हो गई। और तीसरे नंबर पर हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होती है, जिसके ज़रिए ज़मानों और टेंसों को बताया जाता है। तो इसलिए जो है वर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमें बता रहा है कि ये जो फोर्थ फॉर्म आते हैं यहाँ पर, और ज़माने के मतलब भी बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। ओके, तो यहाँ पर बात आगे है वर्ब की बात है। सही है, खेलना। अब ये खेल रहे थे, ये लफ्ज़ खेल, ये हमें बता रहा है कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ऐसी, यानी जिसको खेलने का नाम दिया जाता है। तो इसलिए ये हो गया हमारा वर्ब प्लेइंग। ओके, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अगली बात है इन द ग्राउंड, ये हमारा ईओपी है, क्योंकि हम फुटबॉल खेल रहे थे, पता नहीं था कहाँ खेल रहे थे, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेल रहे थे। जब ईओपी आया तो इसने इस प्रेडिकेट की वजाहत की। तो पहले खेल तो था, लेकिन था कहाँ, उसने बताया कि इन द ग्राउंड, ग्राउंड में था। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक दफ़ा लास्ट में मैं खुलासा बताता हूँ आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ हुई। स्मॉल लेटर हुए, कैपिटल लेटर में हुए, और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हुआ, और उसकी जो आवाज़ें हैं वो हो गई। और उसके बाद जो हमने वर्ड पढ़ा है, सेंटेंस पढ़ा है, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ा है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ा है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस में से हर एक के अलग-अलग डेफिनेशन पढ़ के, अलग-अलग एग्जांपल के साथ बहुत खूबसूरत करके अंडरस्टैंड किया है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेसन में। सिर्फ 16 दिनों में बहुत कुछ नहीं इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। तो आइए हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। अगर आप आज का ये लेसन आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो कोर्स आपको टाइम पे मिले और आप टाइम पे उसको स्टडी कर सकें। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।